हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि बेल्स पाल्सी यानी कि चेहरे का पैरालिसिस, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में चेहरे का लकवा बोलते हैं। चेहरे का लकवा क्या है, चेहरे के लकवे को कैसे पहचानें, चेहरे पे लकवा होने के बाद चेहरे में क्या बदलाव आते हैं, इसके पॉसिबल ट्रिगर क्या है, इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है, इसका कैसे उपचार किया जाता है, इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीमारी में जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीमारी के पहले हमारा चेहरा कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक हमें कोई भी चीज नॉर्मल पता नहीं होगी तो हम एबनॉर्मल को कैसे बताएंगे कि ये एबनॉर्मल है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ब्रेन ही हमारे पूरे शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। चेहरा भी ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल होता है। हमारे ब्रेन से कुछ नसें निकलती हैं जो चेहरे को सप्लाई करती हैं, जैसे कि हमारे दिमाग के 7वें नंबर की नस, जिसे हम लोग फेशियल नर्व बोलते हैं। अब ये नर्व हमारे ब्रेन से निकलती है और हमारे चेहरे को सप्लाई करती है। इसी की वजह से हमारा पूरा चेहरा कंट्रोल रहता है। इसका ज्यादातर पार्ट तो हमारी मांसपेशियों में इनर्वेट रहता है। इसका कुछ हिस्सा हमारे जबान पे भी रहता है और कुछ हिस्सा हमारे कान में भी रहता है। अब जाहिर सी बात है, जब हमारी नस काम नहीं करेगी तो इसका असर हमें तीनों जगह देखने को मिलेगा, हमारे चेहरे पर, हमारे टेस्टिस में, स्वाद में और हमारे कान में। अब ये किस कंडीशन में काम नहीं करती? दिमाग के अंदर कोई खराबी अगर हो जाती है तब ये काम नहीं करती। इस नस में डायरेक्ट कोई खराबी अगर हो जाए तब ये नस काम नहीं करती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ब्रेन और हमारे नर्व दोनों सही होती हैं, हमारी चेहरे की मांसपेशियों में कोई खराबी हो जाती है, उस कंडीशन में हमारी मांसपेशियां काम नहीं करती। अब हम बात करते हैं विस्तार से बेल्स पाल्सी पर। बेल्स पाल्सी में अचानक से हमारे चेहरे के आधे हिस्से में कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आने के साथ हमें बहुत सी चीजें चेहरे पर चेंज दिखती हैं, परिवर्तित दिखती हैं, जैसे हमारे आईब्रो का ड्रॉप हो जाना, हमारी आंख खुली रहती, बंद नहीं हो पाती वो, हमारे होंठ का एक साइड ड्रॉप हो जाना, चेहरे से लाल का निकलना और साथ में हमारे चेहरे का तिरछापन आ जाना। इसके साथ साथ और भी परिवर्तन चेहरे में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे चेहरे में दर्द का होना, चेहरे में सेंसेशन का एबनॉर्मल तरीके से होना, एक साइड जबड़े में और कान के पीछे दर्द होना, हमारे स्वाद बदल जाते हैं, टेस्ट बदल जाते हैं और कभी कभी तेज आवाज की असहनशीलता भी हो जाती है। ये परिवर्तन अक्सर बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेन ट्रिगर क्या है, क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंस होने की वजह से भी बेल्स पाल्सी हो जाती है। नींद की कमी, अत्यधिक स्ट्रेस, ऑटोइम्यून डिसीज इत्यादि की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने की वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो ज्यादातर टाइम तो बेल्स पाल्सी के डायग्नोसिस के लिए कोई जांच की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बेल्स पाल्सी दो तरह से होती है, या तो नस में कोई खराबी हो या फिर ब्रेन में कोई खराबी हो। लेकिन ब्रेन में भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। उन्हें पता करने के लिए हमें हायर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, सीटी स्कैन एमआरआई, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस जिसे बोलते हैं। दूसरा ब्रेन ट्यूमर, इसकी वजह से भी हो सकता है। लाइन डिसीज में भी ऐसा होता है, मार्स्टीनिया ग्रेविस में ऐसा होता है। अब जब मैं इतनी सारी बीमारी आपको बता रहा हूं, अगर इनमें से एक भी बीमारी अगर जांच में अगर आती है तो हमारा ट्रीटमेंट करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। हमारी जांच में अगर कोई इनमें से बीमारी आएगी तो इस बीमारी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमारी जांच नॉर्मल आएगी तो फिर हम इसे बेल्स पाल्सी मान के ट्रीटमेंट देंगे। बेल्स पाल्सी में भी कुछ और जांच होती है, जैसे कि ईएमजी, बीमारी की गंभीरता पता करने के लिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन,
इन्फेक्शन और डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा सीटी स्कैन एमआरआई भी किया जाता है चेहरे का, वो ये देखने के लिए कि हमारी नस ब्रेन से तो निकल गई, कहीं रास्ते में कोई और इसके आसपास तो इकट्ठा नहीं हो रहा, कोई मांस, कोई इन्फेक्शन, या फिर हमारी खून की नसें कई बार हमारे इन नसों के ऊपर ओवरलिप करते हैं, प्रेशर डालते हैं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो हमारे नस के ऊपर नहीं आ रहा, वो पता करने के लिए हमें ये सब जांचें जरूरी होती है। अब ये डायग्नोसिस करने के बाद, अगर ये सब करने के बाद भी रूल आउट अगर हमारी बेल्स पाल्सी ही होती है, तो इस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, उसका एकदम एग्जैक्ट जो डोज है वो कंसल्टेंट ही डिसाइड करते हैं, उसके विशेषज्ञ ही बताते हैं कि क्या डोज होना चाहिए। जो हमारे चेहरे में दर्द हो रहा है उस दर्द के लिए दवाई दी जाती है, मसल्स में पावर लाने के लिए मेडिसिन दी जाती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी से रिलेटेड एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हमारे विशेषज्ञ ने, उसी हमें मानना चाहिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें रिकवरी में काफी मदद मिलती है। दूसरा, इसके अलावा हमारा ट्रीटमेंट वाला पार्ट बचता है आंख वाला। हमारी आंख इसमें खुली हुई रहती है, बंद नहीं रहती। खुली आंख होने की वजह से हमारी आंख हमेशा ड्राई रहती है। अगर आंख ड्राई बनी रहेगी उस कंडीशन में आंख बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। एक टाइम के बाद बेल्स पाल्सी तो सही हो जाएगी, पर उसकी वजह से जो आंख में नुकसान होगा वो हमारा परमानेंट हो जाएगा। उस नुकसान को बचाने के लिए हमें उसकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आंख के अंदर हमें ड्रॉप डालते रहने चाहिए, आंख को बाहर की एनवायरनमेंट से बचा कर रखना है। जैसे चश्मा लगा के लगे, आई ऑक्लूडर भी आजकल आने लगे जो चश्मे में लग जाते हैं, उसकी वजह से आंख हमारी क्लोज रहती है। तीसरा, रात में सोते समय आई ऑक्लूडर, या फिर हम देसी नुस्खा भी अपना सकते हैं। रुई का एक गॉज पीस बनाएं, उसको हम अपने आंख के ऊपर रखें और टैप से बंद कर दें। तीसरा, इसी कंडीशन में हमें हमारे चेहरे के तिरछेपन को भी कंट्रोल करने के लिए हम यहां भी टैप का यूज कर सकते हैं। जिस तरफ हमें फेशियल बेल्स पाल्सी होती है उस तरफ की मसल्स को थोड़ा फोल्ड करेंगे और टैप लगाएंगे, जिससे हमारा माउथ एंकर प्रॉपर बनाएंगे। ये हमारी बेल्स पाल्सी रिकवरी में काफी मददगार होती है। अब हम बात करते हैं इससे आगे वाले ट्रीटमेंट की, फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में हम लोग क्या क्या करना चाहिए? फिजियोथेरेपी में हमें फेशियल एक्सरसाइज करनी है, फेशियल मसाज करनी है, मसल स्टिमुलेटर का यूज करना है, साथ में लेजर थेरेपी का यूज करना है। लेजर थेरेपी का इस ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ये सब प्रॉपर कर लेंगे तो हमें बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी रिकवरी मिलने के चांसेस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ रेसिडुअल सिम्टम्स बचे रहते हैं, जैसे आईब्रो बनी रहती है, माउथ एकदम ड्रॉप बना रहता है, जो कि कॉस्मेटिकली सही नहीं लगता लोगों को। तो उस कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन का बहुत से पेशेंट यूज करते हैं ये सब कराने के लिए, पर ये रेयर है और ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्हें ये सबसे प्रॉब्लम आ रही है तो सर्जिकल इंटरवेंशन से ये सब चीजें मैनेज हो जाती है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की। इसमें लेजर थेरेपी, मसल स्टिमुलेटर, फेशियल एक्सरसाइज, फेशियल मसाज, इन सब के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। आप ये सब जानकारी जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।